हेलो स्टूडेंट, मैं एस यादव ई कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत और जिसका अध्याय 10 मानव बस्ती। पिछले वीडियो के अंतर्गत बच्चों आपने देखा जिसके अंदर हमने ग्रामीण बस्तियां और नगरीय बस्तियों के बारे में जाना। ग्रामीण बस्तियों के अंदर उनकी समस्याएं, उनके प्रतिरूप को भी जाना और उसी के साथ साथ नगरीय बस्तियों में हमने नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण और उनके प्रतिरूप को भी जाना। और बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं नगरीय बस्तियों के प्रकार और उसकी समस्याएं। यानी कहने का मतलब है कि जो हमारी नगरीय बस्तियां हैं वो कितने प्रकार की होती हैं और उनमें कौन कौन सी समस्याएं हैं। अब दोनों चीज़ों को पढ़ने से पहले हम जानेंगे नगरीकरण क्या है और साथ में ये भी जानेंगे उपनगरीकरण क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए हम जानेंगे नगरीकरण क्या है, उसके बाद देखिए हम इसके प्रकार और समस्याओं का अध्ययन करेंगे बच्चों। तो देखिए नगरीकरण से तात्पर्य एक देश की नगरीय क्षेत्र में निवास करने वाली जनसंख्या में आनुपातिक वृद्धि से है। बच्चों याद रखना, आनुपातिक वृद्धि किसके अंदर होने वाली? जनसंख्या में। एक कोई भी नगरीय क्षेत्र हो उसके अनुपात में वृद्धि होना क्या कहलाता है? नगरीकरण कहलाता है। अब देखिए इसके लिए नगरीकरण का प्रमुख कारण ग्रामों यानी जिसे हम गांव भी कहते हैं, गांवों से या ग्रामों से नगरों की ओर स्थानांतरण। कहने का मतलब यह है कि जो भी गांवों के अंदर जो लोग रहते हैं उनका प्रवास देखिए कहाँ पर होता है? शहरों की ओर होता है। इसी प्रवृत्ति को कहा जाता है नगरीकरण और ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। उसके बाद देखिए 19वीं शताब्दी में विकसित देशों में नगरीकरण तेजी से हुआ। तो याद रखना कि नगरीकरण की यदि बात पूछी जाती है कौन से देशों में? विकसित देशों में। कब जाकर देखिए नगरीकरण सर्वाधिक हुआ? 19वीं शताब्दी में। तो विकासशील देशों में नगरीकरण के बारे में पूछा जाता है तो 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विकासशील देशों में नगरीकरण तेजी से हुआ। इसी तरह से देखिए हम यहाँ पर जानते हैं कि नगरीकरण क्या है। तो आगे देखिए अब हम देखेंगे उपनगरीकरण। उपनगरीकरण की बात करते हैं। देखिए यह एक नवीन प्रवृत्ति है। कैसी प्रवृत्ति है ये? नवीन प्रवृत्ति है। यानी एक बड़ा महानगर और उसके पास देखिए निकटतम दूरी पर जो छोटा जो शहरी क्षेत्र होता है उसी को हम क्या कहते हैं? उपनगरीकरण। इसलिए इसे कहा गया है कि ये एक नवीन प्रवृत्ति है क्योंकि बड़े बड़े महानगरों के आसपास छोटे छोटे शहर क्या होते जा रहे हैं? विकसित होते जा रहे हैं, जिसमें मनुष्य शहर के घने बसे क्षेत्रों से हटकर रहन सहन की अच्छी गुणवत्ता की खोज में शहर के बाहर स्वच्छ एवं खुले क्षेत्रों में जा रहे हैं। अर्थात हम इन्हें कह देते हैं उपग्रह शहर के नाम से भी परिभाषित किया जाता है। आगे देखिए बड़े शहरों के समीप ऐसे महत्वपूर्ण उपनगर विकसित हो जाते हैं जहां से प्रतिदिन हजारों व्यक्ति अपने घरों से कार्यस्थलों पर आते जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि उप जो नगरीय जो क्षेत्र होते हैं, जो मुख्य नगर होता है, काम करने के लिए मुख्य नगर में जाते हैं और शाम को जब ऑफिस बंद हो जाते हैं अर्थात अपने कार्य को समाप्त करके वापस अपने घरों की ओर आते हैं। क्योंकि व्यक्ति देखिए जीवन जो जीना चाहता है वो शांति में जीना चाहता है और यदि हम बात करें उसके रहने सहने की तो वो एक देखिए एक भीड़ भाड़ से दूर रहना चाहता है, जहां शांति प्रिय हो, जहां स्वच्छ वातावरण हो और आसपास के यदि हम देखें कैसा हो? हरा भरा प्रदेश भी हो, यानी भीड़ भाड़ से दूर। और ऐसे ही क्षेत्रों को कहा गया उपनगरीकरण। अब आगे देखिए हम यहाँ पर देखेंगे नगरों के वर्गीकरण अर्थात उनके प्रकार। नगरीय बस्तियों के प्रकार। नगरीय बस्तियों को देखिए हमारी पाठ्य पुस्तक में 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आता है नगर, उसके बाद दूसरा आता है देखिए शहर, उसके बाद देखिए सन नगर, उसके बाद देखिए नंबर 4 पर आता है मिलियन सिटी और नंबर 5 के ऊपर आता है जिसका नाम क्या है? विश्व नगरी। इस तरह से देखिए 5 अपने यहाँ पर नगरीय बस्तियों के क्या बताए गए? प्रकार बताए गए हैं और हम एक एक को अब हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर जानेंगे नगर। नगर की बात करते हैं। नगर की संकल्पना को ग्राम के संदर्भ में आसानी से समझा जा सकता है। किसके संदर्भ में समझ रहे हैं हम? गाँव के संदर्भ में। केवल जनसंख्या का आकार ही मापदंड नहीं होता। कई बार क्या है कि हम जनसंख्या के आधार पर देखिए इनका वर्गीकरण कर देते हैं कि जहाँ जितनी ज़्यादा जनसंख्या उतना बड़ा शहर होगा।
इस तरह से। लेकिन यहाँ देखिए नगरों एवं ग्रामों में कार्यों की विषमता सदैव स्पष्ट नहीं होती है, परंतु कुछ विशेष कार्य जैसे निर्माण, खुदरा एवं थोक व्यापार एवं व्यावसायिक सेवाएं नगरों में ही विद्यमान होती है। अर्थात इन कुछ कार्यों विशेष के आधार पर हम वर्गीकरण कर देते हैं। यानी कहने का मतलब नगर वो है जहां पर देखिए प्राथमिक व्यवसाय को छोड़कर गैर प्राथमिक कार्य किए जाते हैं, जैसा कि अपने यहाँ बताया विनिर्माण जैसे द्वितीय कार्य है, खुदरा एवं थोक व्यापार तृतीय कार्य है और व्यावसायिक सेवाएं चतुर्थ कार्य में आ जाते हैं। और इस तरह की जहाँ ये देखने को मिलती हैं ये प्रवृत्तियाँ, उसे कहा जाता है नगर। और देखिए उसके बाद आता है शहर। अब शहर को परिभाषित करते हैं, यह अग्रणी नगर होता है। ये क्या होता है? अग्रणी, आगे, जो अपने स्थानीय व क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धियों को पीछे छोड़ देता है। जो उसके आसपास जो स्थानीय जो लोग होते हैं उनको क्या करता है, ये जो उससे प्रतिस्पर्धा रखते हैं उनको पीछे छोड़ देता है। और देखिए लेविस मम्फोर्ड के शब्दों में इन्होंने देखिए परिभाषित किया है, कई बार ये परिभाषा पूछ ली जाती है। लेविस मम्फोर्ड के अनुसार इन्होंने देखिए शहरों का वर्गीकरण भी दिया है। तो देखिए इनके शब्दों में, वास्तव में शहर उच्च एवं अधिक जटिल प्रकार के सहचारी जीवन का भौतिक रूप है। तो कहने का मतलब है वास्तव में शहर उच्च एवं अधिक जटिल प्रकार के सहचारी जीवन का कैसा स्वरूप बताया? भौतिक स्वरूप है। शहर नगरों से बड़े होते हैं। देखिए सबसे पहले गांव, गांव के बाद क्या आते हैं? नगर, और नगर के बाद क्या आते हैं? शहर। यानी क्रम से भी हम इन चीज़ों को देख सकते हैं। एवं इनके आर्थिक कार्य भी अधिक होते हैं। और यहाँ आर्थिक क्रियाएं भी छोटे शहरों की तुलना में क्या होती हैं? बड़े शहरों में ज़्यादा होती हैं। और देखिए यहाँ पर प्रमुख वित्तीय संस्थान, यदि हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? वित्त की बात कर रहे हैं। उसके बाद है प्रादेशिक प्रशासकीय कार्यालय एवं यातायात के केंद्र होते हैं। यातायात के केंद्रों में देखिए ट्रांसपोर्ट की दृष्टि से देखें, जैसे बस स्टैंड का होना, सामान्यतः गांव में बस स्टैंड नहीं पाए जाते, जैसे बस डिपो का होना। और देखिए यहाँ प्रादेशिक प्रशासकीय कार्य अर्थात प्रशासन की व्यवस्था भी देखिए इनके अंदर होती है। जैसे हम बात करते हैं जिला हेडक्वार्टर के ऊपर एक तरह से देखिए जिला कलेक्टर, तो उसका प्रतिनिधि की यदि हम बात करें तो खंड लेवल पर जो बैठते हैं उन्हें कहा जाता है उप जिला कलेक्टर या खंड अधिकारी भी हम कहते हैं। ये कैसी व्यवस्थाएं हैं? प्रशासकीय व्यवस्थाएं हैं, और ये व्यवस्थाएं भी इनमें देखने को मिलती हैं। आगे देखिए आते हैं सन्य नगर, जो उनसे बड़े होते हैं। शहर और शहर से बड़े क्या होते हैं? सन्य नगर। यहाँ देखिए इस शब्दावली का प्रयोग 1915 में पैट्रिक गिडीज ने किया। तो याद रखना 1915 में इस शब्द का जो प्रयोग किसने किया था? पैट्रिक गिडीज ने किया। यह विशाल विकसित नगरीय क्षेत्र होते हैं। कैसे क्षेत्र होते हैं? विशाल, लेकिन साथ में कैसे? विकसित क्षेत्र भी है, जो कि मूलतः अलग अलग नगरों या शहरों के आपस में मिल जाने से एक विशाल नगरीय विकास क्षेत्र में परिवर्तित हो जाते हैं। सन्य नगर यानी एक तरह से जुड़वा, एक कस्बा देखिए डेवलप, वो बाद में बड़ा हो जाता है, उसके बाद उसके जो निकटतम होता है दूसरा जो कस्बा होता है वो भी बड़ा हो जाता है, दोनों क्या बन जाते हैं? शहर। और जब इनका विस्तार बढ़ता चला जाता है तो एक दिन दोनों क्या होते हैं? मिल जाते हैं और एक तरह से जुड़वा शहर बन जाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? सन्य नगर कहा जाता है। और ये शब्दावली किसके द्वारा दी गई? पैट्रिक गिडीज द्वारा। कब दी गई? 1915 में दी गई। अब उदाहरण के रूप में देखिए ग्रेटर लंदन। लंदन कहाँ का शहर है? इंग्लैंड का शहर, अर्थात इंग्लैंड की राजधानी या यूके की राजधानी भी हम कहते हैं। अब उसका नाम हो गया ग्रेटर लंदन, अर्थात इसका विस्तार बहुत बड़ा हो गया। उसके बाद देखिए वहीं पर एक दूसरा शहर मैनचेस्टर, उसके बाद देखिए शिकागो, ये यूएसए का है। कहाँ का शहर है? शिकागो, यूएसए का। और उसके बाद देखिए एक शहर और आता है जिसका नाम है टोक्यो। टोक्यो कहाँ का है? जापान की राजधानी भी है और जापान का एक प्रमुख शहर भी है जिसका नाम क्या है? टोक्यो। और उसके बाद देखिए अब हम पढ़ते हैं मिलियन सिटी। मिलियन सिटी की यदि हम बात करें तो देखिए जब जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो, कितने से अधिक हो जनसंख्या? 10 लाख से अधिक जनसंख्या हो,
जाती है तब इन्हें मिलियन सिटी कहा जाता है। याद रखना, ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण। मिलियन सिटी होते हैं 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख। तो बच्चों याद रखना, कितनी पॉपुलेशन होनी चाहिए? 10 लाख यदि पॉपुलेशन है या उससे अधिक है तो उसे हम कहते हैं मिलियन सिटी कहते हैं। विश्व में मिलियन सिटी की संख्या पहले की अपेक्षा निरंतर क्या हो रही है? बढ़ रही है। अब देखिए बताया गया किस तरह से मिलियन सिटी बढ़ते गए और आज कितने हो गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करें 1800 में लंदन इस श्रेणी में आया। सबसे पहले मिलियन सिटी का खिताब किसने जीता? लंदन शहर ने जीता। अर्थात पूरी दुनिया में अगर मिलियन सिटी सबसे पहले बना तो वो कौन सा था? लंदन। आगे देखिए 1850 में दूसरा शहर बना, देखिए पेरिस। 1860 में देखिए न्यूयॉर्क। हम बात करें कि पेरिस कहाँ का है? फ्रांस। और फिर उसके बाद आता है न्यूयॉर्क, ये कहाँ पर है? यूएसए। और उसके बाद 1950 तक विश्व में 80 शहर मिलियन सिटी थे। यानी कहने का मतलब 1800 में केवल एक, जिसका नाम लंदन। और 1950 आते आते एक से इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 80 यानी 80 हो जाती है। तो धीरे धीरे मिलियन सिटी बढ़ रहे हैं, अर्थात उनकी संख्या बढ़ रही है। और देखिए मिलियन सिटी की वृद्धि प्रत्येक तीसरे दशक में 3 गुनी हुई है। यानी देखिए प्रत्येक तीसरे दशक में कितनी गुना हो गई है? 3 गुना वृद्धि हुई है। इसका मतलब सीधा सा है, गांवों से जनसंख्या देखिए कहाँ प्रवास कर रही है? शहरों की ओर लोग ज़्यादा प्रवास कर रहे हैं। 1975 में इनकी संख्या 160 कितनी थी? 160, जो बढ़कर 2005 में 438। अब आप सोचिए कि बढ़ने की दर कितनी ज़्यादा हो गई है कि 1975 में कितनी थी? 160 और 2005 में 438। और देखते हैं 70 के मध्य में 162 मिलियन सिटी थे और 2005 में इनकी संख्या में 3 गुना वृद्धि हुई और संख्या 438 तक पहुंच गई। तो कहने का मतलब है धीरे धीरे इनकी संख्या क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। और देखते हैं 2016 में दुनिया भर में 512। तो अब देखिए कितने हो गए? 2016 में 512 शहरों में कम से कम 1 मिलियन, अर्थात 1 मिलियन का मतलब क्या? 10 लाख जनसंख्या निवासी थे। 2030 तक अनुमानित, अब ये एक अनुमानित है, पोटेंशियल है एक तरह का, 2030 में कितना हो सकता है? 662 शहरों में कम से कम 1 मिलियन निवासी होंगे। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए 2030 तक कितने मिलियन सिटी हो सकते हैं? 662 मिलियन सिटी हो सकते हैं। ये एक तरह से क्या है? संभावना है, संभावित है। लेकिन एग्जैक्ट पूछे तो 2016 में कितने? 512 मिलियन सिटी हैं। और आगे देखिए विश्व नगरी। अब हम बात करते हैं विश्व नगरी, यानी एक विशाल नगरी जो दुनिया की सबसे बड़ी नगरियों में से एक है। यह यूनानी शब्द, और देखिए यूनानी जो शब्द है मेगालोपोलिस से बना है, जिसका अर्थ विशाल नगर होता है। मेगालोपोलिस का अर्थ क्या होता है? विशाल नगर होता है। इसका प्रयोग 1957 में जीन गोटमैन ने किया। याद रखना कि हमारे पास इससे पूर्व भी 2 परिभाषित शब्द आ चुके हैं और तीसरा एक शब्द और आया है विश्व नगरी। और विश्व नगरी जो शब्द है इसे यूनानी भाषा में क्या कहा जाता है? मेगालोपोलिस कहा जाता है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है विशाल नगर। और ये अवधारणा किसने दी? जीन गोटमैन द्वारा ये अवधारणा दी गई। यह बड़ा महानगर प्रदेश होता है, यानी सबसे बड़ा महानगरीय प्रदेश क्या कहलाएगा? विश्व नगरी कहलाएगा, जिसमें सैन्य नगरों का समूह होता है। यानी इसमें देखिए हम धीरे धीरे देख रहे हैं कि सबसे पहले हमने देखा शहर, शहर के बाद देखिए मिलियन सिटी देखा, उसके बाद देखिए एक सैन्य नगर देखा, और उसके बाद देखिए हमारे पास आगे सैन्य नगरों का भी क्या है? समूह। सैन्य नगर यानी एक शहर बड़ा होते होते दूसरे शहर में जब मिल जाता है, 2 शहर मिल जाते हैं, उसे कहा जाता है सैन्य नगर। विश्व नगरी का सबसे अच्छा उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका में देखने को मिलता है। कहाँ पर? संयुक्त राज्य अमेरिका को शॉर्ट में हम कहते हैं यूएसए भी कहते हैं। देखिए संयुक्त राज्य
अमेरिका में। जहां उत्तर में बोस्टन, वहां एक शहर है, कौन सा है, अटलांटिक तट पर, जिसका नाम है बोस्टन, से दक्षिण में वाशिंगटन तक नगरीय भूदृश्य के रूप में दिखाई देता है। तो कहने का मतलब है एक शहर बोस्टन और दूसरा देखिए वाशिंगटन, अर्थात जो इसकी राजधानी है डीसी, और इनके बीच में जो नगरीय भूदृश्य दिखाई देता है, इस पूरे भूदृश्य को देखिए एक ही नाम दिया जाता है और वो नाम दिया जाता है विश्व नगरी। क्या कहते हैं हम इसको, विश्व नगरी। तो यानी कहने का मतलब ये अलग शहर और ये अलग, अब दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा भूदृश्य बन गया जो विश्व का सबसे बड़ा भूदृश्य है। कहाँ देखने को मिलता है, यूएसए के अंदर। और आगे देखिए मेगा सिटी का वितरण। अब हम यहाँ पर देखेंगे जो मेगा सिटी हैं, जो बड़े जो शहर हैं, उनका वितरण भी देखते हैं। एक मेगा सिटी शब्दावली उन नगरों के लिए प्रयुक्त की जाती है जिनकी जनसंख्या मुख्य नगर व उपनगरों को मिलाकर 1 करोड़ से अधिक हो। याद रखना, मेगा सिटी किसे कहा जाएगा, जिसकी जनसंख्या कितनी हो, 1 करोड़ से अधिक। 1 करोड़ से अधिक यदि जनसंख्या है तो उसे कहा जाएगा मेगा सिटी। और 10 लाख जनसंख्या वाले शहर को क्या कहा जाएगा, मिलियन सिटी। मिलियन और एक कौन सा है, मेगा सिटी। दोनों में अंतर याद रखना, यदि 10 लाख से अधिक है या 10 लाख जनसंख्या है उसका नाम मिलियन, और 1 करोड़ से अधिक है तो उसका नाम मेगा सिटी। जैसा कि एक चित्र आपको दिखाया गया जिसमें बहुमंजिला इमारतों को दिखाया गया, ये दृश्य किसका है, एक मेगा सिटी के दृश्य को दिखाया गया है। आगे देखिए, सबसे पहले 1950 में न्यूयॉर्क ने यह श्रेय प्राप्त किया था। अब 2 क्वेश्चन आगे, एक मेगा सिटी का पूछा जाए, 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या, न्यूयॉर्क। यदि मिलियन सिटी की यदि बात की जाए, 10 लाख जनसंख्या की यदि बात की जाए, तो लंदन शहर था दुनिया का सबसे पहला। तो 2 शब्द याद रखने, एक लंदन और एक दूसरा कौन सा है, न्यूयॉर्क। दोनों हमें याद रखने। जब उसकी जनसंख्या 1 करोड़ 25 लाख हो गई थी तो उसको क्या कहा गया था, उसको कहा गया था देखिए मेगा सिटी कहा गया था। इस तरह से वर्तमान में 25 मेगा सिटी हैं। कितने हैं, 25। और मिलियन सिटी की यदि हम बात करें तो 2030 तक 662 होने की संभावना थी। पिछले 50 वर्षों में विकसित देशों की अपेक्षा विकासशील देशों में इनकी संख्या बढ़ रही है। अगर एग्जाम में पूछा जाए तो वर्तमान में कितने मेगा सिटी हैं, अर्थात जिनकी जनसंख्या 1 करोड़ से अधिक है, तो उनकी संख्या हमें बतानी है। 25 शहर कैसे हैं, मेगा सिटी के रूप में जाने जाते हैं। अब देखिए भारत के अंदर देखते हैं बड़े शहर, और बड़े शहरों को क्रम से लिखा गया, उनकी जनसंख्या भी इसके अंदर दर्शाई गई है। तो भारत के 5 प्रमुख बड़े शहर हैं जो क्रम से देखिए, यदि पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है जनसंख्या की दृष्टि से, तो उसका उत्तर कौन सा होगा, दिल्ली। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है मुंबई, और तीसरे नंबर पर आता है कोलकाता, चौथे नंबर पर आता है बेंगलुरु, और 5वें नंबर पर आता है चेन्नई। ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। भारत के 5 बड़े शहर जनसंख्या के आधार पर कौन कौन से हैं, क्रम से लगाइए, क्रम से लगाएं। एक बार पुनः फिर बता रहा हूं, पहले नंबर पर दिल्ली, दूसरा मुंबई, तीसरा कोलकाता, चौथा बेंगलुरु और 5वां चेन्नई। और जहां पर इनकी जनसंख्या भी बताई गई है। जनसंख्या किस में लिखी है, 10 लाख में। जनसंख्या के आधार पर ही हम इनका क्या कर रहे हैं, यहां पर क्रम निर्धारण कर रहे हैं। आगे देखिए, एक स्वस्थ शहर क्या होता है। अभी देखिए हमने शहरों के प्रकार को जाना, नगरों के प्रकार को जाना, या नगरीय बस्तियों के प्रकार को जाना। अब हम यहाँ पर देखें एक स्वस्थ शहर को परिभाषित करेंगे, और वो भी किसके माध्यम, विश्व स्वास्थ्य संगठन के माध्यम से हम देखेंगे एक स्वस्थ शहर कौन सा होता है, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं। तो हम बात कर रहे हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बतलाया कि एक स्वस्थ शहर में निम्न सुविधाएं अवश्य होनी चाहिए, तो हम उसको कैसा शहर कहेंगे, एक स्वस्थ शहर कहेंगे, अन्यथा उसे स्वस्थ शहर नहीं कहेंगे। तो देखिए, स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण, यानी वहाँ का वातावरण कैसा हो, साफ सुथरा हो।
ये तो हो गया स्वच्छता, गंदगी की ढेर नहीं हो। उसके बाद आता सुरक्षित, रात को निकलें या दिन को निकलें, अकेले निकलें या परिवार के साथ निकलें, बच्चे निकलें या महिलाएं देखिए शहर में निकलें, तो उन्हें कैसा आभास होना चाहिए, अपने आप को सुरक्षित महसूस करना चाहिए। अगर वो सुरक्षित हैं तो वो शहर कैसा है, स्वस्थ शहर है। अगली विशेषता, सभी निवासियों की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति। अब बात आती आधारभूत, जीने के लिए आधारभूत आवश्यकताओं में देखिए एक तो रहने के लिए मकान यानी स्पेस होना चाहिए, पीने के लिए स्वच्छ पानी भी होना चाहिए, घर के आसपास देखिए वातावरण भी कैसा होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें हैं जो आधारभूत सुविधाओं में आती हैं तो देखिए वो शहर कैसा है, स्वस्थ शहर है, अन्यथा वो स्वस्थ शहर नहीं होगा। और चलो बात करते हैं स्थानीय सरकार में समुदाय की भागीदारी। वहाँ जो शहर की देखिए जो भी सरकार है, नगरीय जो निकाय है, उस नगरीय निकाय में देखिए किसकी भागीदारी होनी चाहिए, जन समुदाय जो लोग रहते हैं उनकी भागीदारी होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं सभी के लिए आसानी से उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाएं। अब बहुत बड़ी चीज़ होती है, जितने नागरिक हैं उनके अकॉर्डिंग उनके स्वास्थ्य से संबंधित सेवाएं भी उपलब्ध होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो शहर में एक ही हॉस्पिटल हो और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो, यानी जनसंख्या ज़्यादा, और यहाँ पर यदि हम बात करें हॉस्पिटलों की संख्या कम हो, अर्थात बिस्तर उसके अनुपात में कम हो। अगर शहर के अधिकतर लोग यदि बीमार हो जाते हैं तो उन्हें स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध नहीं हो पाएंगी। इसलिए देखिए कैसे होने चाहिए, स्वस्थ सेवाएं भी जनसंख्या के अनुपात में क्या हो, उपलब्ध होनी चाहिए। उसके बाद देखिए विकासशील देशों में मानव बस्तियों की समस्याएं। अब हम एक एक करके देखिए प्रॉब्लम्स को पढ़ेंगे कि जिस तरह से हमने ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर ग्रामीण बस्तियों में हमने देखा कि वहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं, इसी तरह देखिए नगरीय जो बस्तियां होती है उनके अंदर भी समस्याएं हैं, और कौन कौन सी समस्याएं उनको क्रम से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कौन से देशों की, विकासशील देशों के अंतर्गत जो शहरी क्षेत्र आते हैं उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, उनकी समस्याएं कौन कौन सी हैं। अवहनीय जनसंख्या का केंद्रीकरण। अब यहाँ पर आता है देखिए कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा होना। जैसे हम बात करते हैं एक बस में 52 सीट होती हैं, यदि 52 सवारी ही उस बस में बैठती हैं तो बस आसानी से चलती है, सबको देखिए उस बस के अंदर आनंद का अनुभूति भी होती है। लेकिन अगर उसके अंदर सीटें 52 हैं और वहाँ पर लोगों को बिठा दिया जाता है 100 के आसपास, अब 100 लोग उसमें बैठ जाएंगे तो क्या बस उस क्षमता को वहन कर पाएगी? नहीं वहन कर पाएगी बच्चों। इसी तरह से देखिए शहर में रहने की जो सुविधाएं हैं वो 1 लाख लोगों के लिए हैं, और यदि जनसंख्या 2 लाख हो जाती है, ऐसी जनसंख्या को हम क्या कहेंगे? अवहनीय जनसंख्या, जो एक बहुत बड़ी समस्या, और विकासशील देशों में इस तरह की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। और देखिए छोटे व तंग आवास, कहने का मतलब है छोटे छोटे घर हैं और रहने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है, और गलियां भी सकड़ी गलियां हैं, तंग गलियां हैं, जिनसे देखिए परिवहन के साधन भी आ जा नहीं सकते, अर्थात उनका आवागमन पॉसिबल नहीं होता, और आए दिन क्या लगा रहता है, वह जाम की स्थिति बनी रहती है। और देखिए पीने योग्य यानी ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम है, पीने योग्य पानी भी उपलब्ध नहीं हो पाता, जैसी सुविधाओं की क्या है, कमी। और देखिए इसके अतिरिक्त इनमें आधारभूत ढांचा। अब आधारभूत ढांचा में क्या आती है? बिजली, क्योंकि देखिए लाइट तो चाहिए शहरी क्षेत्रों के अंदर। गंदे पानी की निकासी नहीं होती है, वहाँ देखिए छोटे छोटे स्विमिंग पूल बने रहते हैं गंदे पानी के। उसके बाद देखिए स्वास्थ्य एवं शिक्षा आदि सुविधाओं की भी कमी पाई जाती है। विकासशील देशों में ये समस्याएं देखिए, एक तो अवहनीय जनसंख्या, वहाँ की गलियां और आवास कैसे हैं? तंग हैं, छोटे छोटे, ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम। उसके बाद आधारभूत ढांचा, आधारभूत ढांचे में जैसे बिजली है, गंदा पानी की निकासी नहीं है, स्वास्थ्य और शिक्षा आदि की सुविधाएं नहीं होना, ये कहाँ देखने को मिलती है? विकासशील देशों के अंतर्गत इस तरह की समस्याएं देखने को मिलती हैं। आगे देखिए हम और देखते हैं नगरीय बस्तियों की समस्याएं। अब हम बात करेंगे नगरीय बस्तियाँ, और नगरीय बस्तियों में कोई एक समस्या नहीं होती, अनेक प्रकार की समस्याएं पाई जाती हैं। आर्थिक समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याएं, सांस्कृतिक समस्याएं, और वहाँ के पर्यावरण से संबंधित समस्याएं भी पाई जाती हैं। एक एक करके इन सभी समस्याओं का क्या करेंगे? हम अध्ययन करेंगे। जैसा कि यहाँ एक चित्र दिखाया गया है, आप देखिए ध्यान से।
कुछ गंदगी का ढेर लगा हुआ देखिए कचरा, और बहुमंजिला इमारत, और बहुमंजिला जो इमारत होती है इसे कहा जाता है शहर का लंबवत विकास। जब देखिए ऊंची ऊंची बिल्डिंग स्टोरेज बनती चली जाती है उसे लंबवत, और जब देखिए धरातल पर इस तरह से फैलाव होता है इसे कहा जाता है शहर का क्षैतिज विस्तार। लेकिन शहरों में आप देखेंगे लंबवत विस्तार काफ़ी मिलने लगा है शहरों में। विकासशील देशों के आधुनिक शहरों में आवासों की कमी, लंबवत विस्तार का मतलब होता है बहुमंजिला मकान तथा गंदी बस्तियों की वृद्धि प्रमुख विशेषताएं हैं। एक तो देखिए गंदी बस्तियां मिलना इनके पास, और दूसरा देखिए शहरों का विस्तार कैसे ज़्यादा होता जा रहा है, लंबवत। क्यों? क्योंकि जगह का अभाव के कारण। इस तरह से आप ये समस्याएं शहरों के अंदर देखते हैं। आगे देखिए आता है भारत के अधिकांश मिलियन सिटी 25% निवासी अवैध बस्तियों में रहते हैं। भारत की देखिए शहरी जनसंख्या की यदि बात करें 25% जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, कैसी बस्तियों में रहती है जो सरकार द्वारा नहीं बसाई गई है, कैसी हैं, अवैध बस्तियां हैं। और ऐसे नगर अन्य नगरों की अपेक्षा दोगुनी तेजी से बढ़ रहे हैं, और ये जिन्हें कच्ची बस्तियां भी कहते हैं, और ये धीरे धीरे क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो कि घर बिल्कुल सटे हुए हैं, और इनकी अवसंरचना भी देखें तो कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है, पक्के मकान नहीं है, झुग्गी झोपड़ियों के रूप में ये मकान दिखाई देते हैं। सारे कैसे होते हैं, अवैध कब्जे पर बने हुए। एशिया पैसिफिक देशों में नगरीय जनसंख्या का 60% भाग अनाधिकृत बस्तियों में रहता है। अब यहाँ पर बात की गई एशिया, और पैसिफिक का मतलब होता है प्रशांत। एशिया और उसके प्रशांत तटीय क्षेत्रों को भी शामिल किया जाए तो उसकी 60% जनसंख्या कहाँ रहती है, इन्हीं बस्तियों में निवास करती है। और भारत की यदि बात की जाए तो 25% जनसंख्या निवास करती है। उसके बाद देखिए समस्या आती है जिसका नाम है आर्थिक समस्याएं। अब आर्थिक समस्याएं तो काफ़ी बड़ी, जिसका संबंध देखिए वित्त से, आय से या रोजगार से जुड़ा होता है, जो बहुत बड़ी समस्या होती है। विश्व के विकासशील देशों के ग्रामीण व छोटे नगरीय क्षेत्रों में रोजगार के घटते अवसरों के कारण जनसंख्या का शहरों की ओर पलायन हो रहा है। अगर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, पॉपुलेशन यानी जनसंख्या को उपलब्ध हो जाए तो लोग गांवों से शहरों की ओर पलायन करना बंद कर देंगे। और देखिए आजकल जो प्रवृत्ति जो मिल रही है, सबसे ज़्यादा रोजगार की तलाश में ही लोग गांवों से कहाँ जाते हैं, शहरों की ओर प्रवास करते हैं। और देखिए यह विशाल प्रवासी जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों, अकुशल एवं अर्धकुशल श्रमिकों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि कर देती है, जबकि इन क्षेत्रों में जनसंख्या पहले से ही चरम पर होती है। चरम का मतलब होता है बहुत ज़्यादा होती है, और जहाँ तक सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाई जा सकती है, ऐसे चरम पर देखिए जनसंख्या। ऊपर से देखिए कुछ ग्रामीण क्षेत्रों से लोग रोजगार की तलाश में और आ जाते हैं। ऐसी समस्या को कहा जाता है आर्थिक समस्या। उसके बाद दूसरी समस्या देखते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक समस्याएं। अब सामाजिक सांस्कृतिक समस्याओं में देखिए विकासशील देशों के शहर विभिन्न प्रकार की सामाजिक बुराइयों से क्या होते हैं, ग्रस्त होते हैं। इनके अंदर बहुत सारी बुराइयां हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं विकासशील देश, और विकासशील देशों के शहरी बस्तियां अपर्याप्त वित्तीय संसाधनों के कारण बहुसंख्यक निवासियों की आधारभूत सामाजिक ढांचागत आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हो पाती हैं। सीधी सी बात है, जनसंख्या क्या बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए देखिए रोजगार कम होता है और आर्थिक स्थिति भी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, इसलिए लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है, और उन्हें पीने के लिए पानी सही रूप से उपलब्ध नहीं हो पाता, रहने के लिए मकान उपलब्ध नहीं हो पाते। ऐसी काफ़ी समस्याएं यहाँ पर देखिए देखने को मिलती हैं। उपलब्ध स्वास्थ्य, अब देखिए हम किसकी बात करें, स्वास्थ्य, और दूसरा है शिक्षा संबंधी सुविधाएं गरीब नगर वासियों की पहुंच से बाहर रहती है। क्योंकि शहरों की यदि बात करें, शहरों में देखिए एक तरह से मल्टीपर्पज़ स्कूल देखने को मिलते हैं, और उन मल्टीपर्पज़ स्कूलों में देखिए अलग अलग उनका शैक्षिक स्तर भी होता है, इसलिए देखिए स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी प्रॉब्लम्स भी मिलती हैं कहाँ पर, इन नगरीय बस्तियों के अंदर देखने के लिए। आगे देखिए बेरोजगारी और बहुत बड़ी समस्या, शिक्षा की कमी के कारण अपराध अधिक होते हैं। बेरोजगारी और शिक्षा की कमी के कारण कौन सी प्रवृत्ति देखने को मिल जाती है, अपराध। जब देखिए लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है तो व्यक्ति देखिए गलत रास्ता अपना लेता है, और जिसे कहा जाता है अपराध।
क्योंकि वो गलत, एक तरह से हम कैसे गलत तरीके से देखिए अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना शुरू कर देता है। ग्रामीण क्षेत्रों से स्थानांतरित जनसंख्या में पुरुषों की अधिकता के कारण इन नगरों में जनसंख्या का लिंगानुपात भी असंतुलित हो जाता है। एक बहुत बड़ी समस्या और आ गई है, लिंगानुपात, यानी पुरुष अधिक मिलते हैं शहरों में और महिलाएं कम मिलती हैं उनकी तुलना में। और इसका कारण क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों से पुरुषों का प्रवास होना, यानी उनका स्थानांतरण होना। और देखिए अब जो अगली समस्या है, पर्यावरण संबंधी समस्याएं। अब हम बात करें किससे संबंधित? पर्यावरण से संबंधित समस्याएं। तो देखिए सबसे पहले हमने देखा आर्थिक, फिर सामाजिक और सांस्कृतिक, और अब हम देख रहे हैं पर्यावरण से संबंधित समस्याएं। घरेलू एवं औद्योगिक कार्यों के लिए परंपरागत ईंधन के व्यापक उपयोग के कारण वायु प्रदूषित हो जाता है। सबसे बड़ी बात है वायु प्रदूषित, यानी घरेलू जो क्षेत्र हैं उनके अंदर देखिए जो आजकल जो नवीनतम ईंधन है उसका उपयोग नहीं किया जाता, वही परंपरागत ईंधन का प्रयोग किया जाता है, चूल्हे जलाए जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है? वायु प्रदूषित हो जाती है। और देखिए घरेलू एवं औद्योगिक अपशिष्ट, जो घर से निकलने वाला अपशिष्ट और उद्योगों से निकलने वाला अपशिष्ट को सामान्य मल व्यवस्था में डाल दिया जाता है, और जिसके कारण नालियाँ अवरुद्ध हो जाते या भर जाती हैं, या बिना किसी शोधन के अनिश्चित स्थानों पर डाल दिया जाता है। और शहरों के चारों ओर औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थों का क्या मिलता है? एक तरह से ढेर मिलना शुरू हो जाता है, या घरेलू जो सामान होता है उसका ढेर भी शहरों के आसपास देखने को मिल जाता है। कहीं भी खाली जगह मिली, लोग वहीं पर अपने कचरे को डाल देते हैं। इस तरह की प्रवृत्ति भी देखने को मिलती है, और जिससे हमारा पर्यावरण क्या होता है? दूषित होता है। और देखिए जनसंख्या को आवास प्रदान करने के लिए विशाल कंक्रीट ढांचे बनाए जाते हैं। अब देखिए जनसंख्या को आवास प्रदान करने के लिए बहुमंजिला इमारत, इस तरह से देखिए ये लंबवत विस्तार कहलाता है। शहरों का कैसा विस्तार है? लंबवत। अब देखिए इस तरह से चारों ओर यदि पक्के मकान बना दिए जाएं, कच्ची जगह दिखाई नहीं दे, या तो सड़क हो या बहुमंजिला इमारत हो या पक्के मकान हो, तो देखिए ये उष्मा द्वीप बन जाते हैं ये शहर भी, क्योंकि ये देखिए उष्मा को अवशोषित करते हैं और शहरों के टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, और पर्यावरण में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता है, जिससे एक प्रॉब्लम भी जन्म हो रही है जिसका नाम है ग्लोबल वार्मिंग। तो देखिए उसी चीज़ को यहाँ बताया गया, विशाल कंक्रीट ढांचे बनाए जाते हैं जो नगरों में उष्ण द्वीप बनाने में सहायक भूमिका निभाते हैं। ये पूछा जाता, उष्ण द्वीप कहा जाता है कंक्रीट से बने हुए शहरों को क्या कहा जाता है, या पक्की संरचनाओं को क्या कहा जाता है? उष्ण द्वीप कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर देखिए सूर्य से आने वाली किरणों का इन संरचनाओं के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और वहाँ के टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाता है। इसीलिए देखिए गाँवों की अपेक्षा शहरों में गर्मी अधिक मिलती है, क्योंकि वहाँ वनस्पति का अभाव पाया जाता है और रेत भी नहीं पाई जाती है। चारों ओर कंक्रीट से बनी हुई संरचनाएं हमें दिखाई देती हैं, या तो बिल्डिंगें बनी हुई हैं या सड़कें बनी हुई होती हैं। इस तरह से देखिए आज का जो हमारा टॉपिक था वो टॉपिक देखिए पूर्ण हो जाता है, जिसके अंदर हमने पढ़ा नगरीय बस्ती, और नगरीय बस्तियों के अंदर देखिए हमने एक एक करके नगरों के प्रकार को जाना, और नगरों के प्रकार के साथ साथ विकासशील जो देश हैं उनकी नगरीय बस्तियों में कौन कौन सी समस्याएं पाई जाती है उनको भी जाना। और इस तरह से जो हमारा अध्याय 10 और अध्याय 10 देखिए पूर्णतः समाप्त हो जाता है। एक बार फिर मैं आपको याद दिला देता हूं, अध्याय 10 के अंदर देखिए हमने पढ़ी मानव बस्ती। मानव बस्तियों को दो भागों में बांटा, ग्रामीण बस्ती और शहरी बस्ती। सबसे पहले हमने ग्रामीण बस्तियों को पढ़ा और ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप और उनकी समस्याओं को जाना। उसके बाद देखिए नगरीय बस्ती को पढ़ा, नगरीय बस्तियों के प्रकार, उनके वर्गीकरण, इनको जाना, और उसके बाद उसके प्रतिरूप और अंत में उनकी समस्याओं को हमने एक एक करके अध्ययन किया। इसके बाद हम करेंगे अभ्यास प्रश्न, जो मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगा। बच्चों तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, और मेरा पुनः एक बार सभी को नमस्कार बच्चों।